नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मैं पायल बेहाना आज बात करूंगी सनातन धर्म की। जी हाँ, कब तक हम अपने देवी-देवताओं के लिए अपशब्द सुनते रहेंगे? कब तक हम कुछ भी होता है गलत, वो हिंदू के साथ होता है, वो हम सहते रहेंगे? कब तक हमारे मंदिरों पर अटैक होता रहेगा? कब तक हम अपनी ज़मीन के लिए, अपनी लैंड के लिए लड़ते रहेंगे? कब तक हम हमारी जो छोटी भोली-भाली बेटियाँ हैं, वो लव जिहाद के चक्कर में पड़ती रहेंगी और हमें सूटकेस और फ्रीज़र में मिलेंगी? कब तक हमारे लड़के, जी हाँ, भोले-भाले हिंदू लड़के सर तन से जुदा का शिकार बनते रहेंगे? कब तक? कब तक हम अपमानित होते रहेंगे? अब आपको लगता है हिंदू और सहेगा? मेरे को नहीं लगता हिंदू अब और सहेगा। पर परंतु हिंदू को एक चीज़ सनातन धर्म में सिखाई गई है कि हिंसा नहीं करनी है। तो हमारी जो ये लड़ाई है, हम हिंसा के साथ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग हैं जो महात्मा गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। आप लोग तो सिर्फ उनके बारे में बार-बार बोलते हैं और उनका बार-बार हमें जताते हैं कि महात्मा गांधी को याद कीजिए, वो अहिंसा में बिलीव करते थे और ये सब करते थे। पर हम ही लोग तो बिलीव कर रहे हैं उनमें, हम ही तो उनके दिखाए हुए पथ पर चल रहे हैं। क्या आप लोग चल रहे हो? नहीं चल रहे हो। तो आज हम बात करेंगे अमिता सचदेवा जी से, जो एक हाई कोर्ट की लॉयर हैं और वो सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रही हैं और अब मेरी सहेली बन गई हैं वो और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। जी हाँ, और हमारे साथ हैं नरेंद्र सुरवे जी, जो जन जागृति के स्पोक्स पर्सन हैं और दिल्ली में 2018 से आए हुए हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं, हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं और उनको सही राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सबने सुना होगा दिल्ली आर्ट गैलरी के बारे में। जी हाँ, वहाँ क्या हुआ और कैसे शुरू हुआ ये सब और क्यों हुआ? क्यों हुआ तो आप सब जानते ही हैं क्योंकि जो हमारे हिंदू हैं, हमारे जो सबसे बड़े जो दुश्मन हैं, वो ना क्रिश्चियंस हैं, ना मुस्लिम्स हैं मैं तो कहती हूँ। हमारे वो सेक्युलर हिंदूज़ हैं जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, वो हिंदू हैं जिनको मैं हीनो भी बुलाती हूँ, हिंदू इन नेम ओनली, वो हैं जो चंद सिक्कों के लिए अपना धर्म बेच रहे हैं और उनको धर्म से बिल्कुल प्यार नहीं है, पर अपना दिवाली मनाएँगे और ये सब चीज़ें करेंगे, पर नवरात्रों में व्रत रखेंगे, सब करेंगे, पर जहाँ अपने धर्म को पूरी तरीके से फॉलो करने की बात आती है, वो लोग नहीं करते हैं और चंद जैसे मैंने कहा चंद सिक्कों के लिए बिक जाते हैं। तो नमस्कार अमिता जी। नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्ते। अच्छा अमिता जी आप मुझे ये बताइए कि ये जो दिल्ली आर्ट गैलरी में हुआ, ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ? जी, देखिए ये अभी हमें 5-6 दिन पहले ही पता चला कि दिल्ली कनॉट प्लेस में विंडसर प्लेस करके एक जगह है, वहाँ पर एक एग्ज़िबिशन लगी है जिसमें एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई हैं और वहाँ पे उन पेंटिंग्स में कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी हैं जो हिंदू देवी-देवताओं के नेकेड पेंटिंग्स। तो 4 दिसंबर को करीब 12 बजे, साढ़े 12 के बीच में वहाँ पे खुद गई पर्सनली, मेरा क्लर्क मेरे साथ था और जब मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे ये एग्ज़िबिशन लगी हुई है और जो मैंने देखा पेंटिंग्स जो बहुत सारी लगी हैं, उसमें से कुछ ऐसी थी भगवान गणेश की पेंटिंग जिसमें उनको पूरा नेकेड दिखाया गया है। उनकी गोदी में एक फीमेल को बिठाया गया है, वो पूरी नेकेड दिखाई गई हैं। हनुमान जी को आकाश में उड़ते हुए दिखाया गया है। हमें याद होगा जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो उनको वैसे ही दिखाया गया है लेकिन पूरा नेकेड दिखाया गया है। उनका हाथ ऐसे किया हुआ है और उस हाथ के ऊपर एक महिला बिठाई हुई है, वो पूरी नेकेड बिठाई हुई है। और इन दोनों पेंटिंग्स के अलावा और भी पेंटिंग्स थी जिसमें शक्ति का स्वरूप बताकर फीमेल की बॉडी को एकदम नेकेड दिखाया हुआ है। तो जब ये हमने देखा तो हमने 9 तारीख को कंप्लेंट दी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में और बताया कि ये जो है क्लियर ऑफेंस है 299 बीएनएस का। तो एमएफ हुसैन के बारे में हम जानते हैं कि 2007 और 8 में भी इनकी इन्हीं पेंटिंग्स के कारण, ये तो अभी कम है, उस समय उन्होंने सरस्वती माता, भारत माता सबकी नेकेड पेंटिंग्स बनाई थी और उनके ऊपर मल्टीपल केसेस, मल्टीपल एफआईआर्स हुई थी। वो इन केसेस से बचने के लिए भारत से भाग गए, भगौड़ा
एक तरीके से हम उनको बोल सकते हैं, और कतार में जाके सेटल हो गए, वहां की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली। उसके बाद लंदन में 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी डेथ के बाद जितने भी केसेस थे उनके अगेंस्ट, जितनी भी एफआईआर थी, वो सारी अबेट हो गई, ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। तो 2011 से अब 2024 में फिर से उस व्यक्ति एम एफ हुसैन, जो कि भगोड़ा है, जो कि क्रिमिनल था, उसकी पेंटिंग्स यहाँ पे लगाई जा रही हैं, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। और वो भी किस प्रकार की पेंटिंग्स? आर्ट के नाम पे, क्रिएटिविटी के नाम पे, हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र। ये कहाँ से आर्ट है? तो हमने पुलिस में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जो इसकी जुरिस्डिक्शन में बनता है, विंडसर प्लेस का, वहां पे कंप्लेंट दी और वहां पे मांग की है कि ये जो एग्जीबिशन है इमीडिएटली बंद हो और जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनको सीज किया जाए। और एम एफ हुसैन की पेंटिंग जो 2011 में जिसकी डेथ हो गई, आज इतने सालों बाद वो पेंटिंग्स की फिर से एग्जीबिशन लग रही है। तो क्या वो वही जेन्युइन पेंटिंग्स हैं या कोई डुप्लीकेट या फेक पेंटिंग्स हैं एम एफ हुसैन के नाम से? तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें एक फाइनेंशियल एंगल भी आता है। तो ये हमारी मांगे हैं कंप्लेंट में। अच्छा, नरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि आपसे मैं बातचीत कर रही थी तो आप बता रहे थे मुझे कि जब ये एम एफ हुसैन का पहले जब ये पूरा हुआ था तब भी आप थे उसमें शामिल और आज भी हैं, बताइए उसके बारे में कुछ। जी जी, देखिए 2008 में जैसे अभी अमिता दीदी ने बताया, तो तब बहुत सारी पेंटिंग्स इसकी बाहर आई थी, जिसमें हनुमान जी की एक पेंटिंग थी जिसके ऊपर, जिनके जंगा के ऊपर नग्न सीता बिठाई है, नग्न सरस्वती माँ का इन्होंने पेंटिंग बनाया था, और भारत माता का नग्न चित्र बनाया था। 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने रेप ऑफ इंडिया नाम से एक चित्र बनाया था, जो बहुत ही वल्गर, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार से हम ये देखें तो ये एक रेगुलर ऑफेंडर था। ये एक रेगुलर ऑफेंडर था और ये किस प्रकार का क्रिमिनल था कि इसको हिंदू देवी देवताओं के अंदर ही इसको ये एक प्रकार की नग्नता दिखती थी और ये नग्नता दिखाने का ये प्रयास करता था। इसने मदर टेरेसा का एक चित्र बनाया, वो उनका ठीक कपड़ों में बनाया। एम एफ हुसैन ने अपनी माता का एक चित्र बनाया, वो कपड़ों में बनाया। उसने अपने बहन का चित्र निकाला, वो कपड़ों में बनाया। माधुरी दीक्षित का और बाकी सब उनका पेंटिंग्स किया तो उसको भी वो ऐसे दिखाया। पर हमारी हिंदू देवी देवताओं का चित्र बनाते समय इसको नग्नता और उसको वो कला सूझी है। अच्छा, जिस पंथ से वो जन्म लेता है उस पंथ में तो चित्र बनाना ही वर्ज है, वो तो हराम है ना, माना जाता है। वो स्वयं वो हराम का काम वो हिंदू देवी देवता के बारे में कर रहा है। हाँ, उस जिस पंथ में उसने जन्म लिया उस पंथ में यदि इस प्रकार की कोई आर्ट करता है, तो आपको याद है फ्रांस में चार्ली हेब्दो नाम का मैगजीन है। जी जी जी, चार्ली हेब्दो मैगजीन के ऊपर तो जिहादियों ने हमला कर दिया था और पूरा लहूलुहान कर दिया था, अनेकों की हत्या कर दी थी। तो ये जो है ये एक प्रकार से हमारे ही भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसों का इतना प्यार है कि वो हमारे ही हिंदू, जैसे आपने अभी जो टर्म यूज किया हिंदू इन नेम ओनली, तो ये सिर्फ जन्म से हिंदू है, कर्म से बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। इसी के साथ में ये एक वामपंथी एजेंडा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी इसके पीछे एक बॉलीवुड की पूरी गैंग थी और ये पूरा इनका एक इकोसिस्टम है जिसने इसको ग्लोरीफाई किया। आज भारत में कितने सारे लोग हैं जो इससे भी अच्छी पेंटिंग्स निकालते हैं। अगर आप ये पेंटिंग्स देखें तो एक छोटा 4वीं-5वीं क्लास का एक बच्चा भी इससे बेटर पेंटिंग निकाल सकता है, पर जानबूझकर ये इसे पहले भी ग्लोरीफाई कर रहे थे और अभी भी। जब हमें तो एक पुस्तिका वहां पे मिली है, वो हमारे पास में है, एक बुकलेट, तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि हुसैन की ये पेंटिंग देखकर आपको क्या लगा, उसकी हाथों की कला देखकर आपको क्या महसूस हुआ, उसने किसके किसके चित्र निकाले। तो ये एक प्रकार से एक क्रिमिनल का भारत के अंदर पुनः एक बार एक ग्लोरिफिकेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा क्रिमिनल जो एक भगोड़ा है जिसने भारत की नागरिकता को ठुकराकर कतर की नागरिकता ली है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि जिस प्रकार से दाऊद ने एक क्राइम करके वो भारत से भाग गया है, भगोड़ा है, उसी प्रकार से एम एफ हुसैन भी इसी प्रकार का व्यक्ति है और उसका भारत के अंदर इस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन करना ये एक क्राइम है। और दूसरा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान। अभी जैसे हम आज वहां पर गए थे, कल हमने शिकायत दी थी, तो शिकायत देने के बाद में आज जब हम वहां पर गए, पुलिस हमें वहां पर लेके गई, तो बड़ी मात्रा में वहां पर बाउंसर्स थे
मुझे ये प्रश्न पूछना है कि आज तक मैंने ऐसी तो कोई भी प्रदर्शनी नहीं देखी कि जहां पर बाउंसर्स होते हैं। आपने देखी है क्या कोई प्रदर्शनी ऐसी जहां पर बाउंसर्स रखे जाते हैं? नहीं। तो ऐसे क्यों होता है, क्यों किया गया? तो इसका मतलब आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि इसका मतलब आपको पता है कि आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि दिल्ली आर्ट गैलरी ने जानबूझकर ये प्रयास किया है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, और इसलिए हमने पुलिस से ये मांग की है कि भले ही वो पेंटिंग्स वहां से हट गई हो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी आवश्यक है। अच्छा, अमिता जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी, अगर हम लोग ये पेंटिंग्स सीज नहीं होती हैं, पुलिस नहीं करती है या कोर्ट आदेश नहीं देता है, या ये लोग यहाँ से पेंटिंग्स को गायब करवा देंगे, तो ये पेंटिंग्स तो इतने करोड़ों की है, मैंने सुना है लाइक 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे सुना है मैंने, कि जो ये पेंटिंग, स्पेशली जब एक आर्टिस्ट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी और प्राइस बढ़ जाती है, और ये तो करोड़ों करोड़ों में है ये पेंटिंग। तो आप कैसे सीज करेगी पुलिस इसको? देखिए, जैसे भी नरेंद्र जी ने बताया कि आज मॉर्निंग में कल हमने कंप्लेंट फाइल की, आज सुबह एसएचओ का मेरे पास फोन आता है कि मैडम आप आ जाइए, हम आपके साथ एग्जीबिशन में चलेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप कल नहीं गए थे क्या? कहते हम गए थे, लेकिन आज हम आपके साथ जाना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं एग्जैक्टली कौन सी वॉल पे वो पेंटिंग थी, आपने किस एंगल से फोटोग्राफ ली थी। मैंने कहा ठीक है सर, हम आ जाते हैं। हम वहाँ गए पुलिस स्टेशन, फिर वहाँ पे एग्जीबिशन में गए। आप मानेंगे, जब हमने एग्जीबिशन प्लेस पे पहुंचे, उस बिल्डिंग के सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे एग्जीबिशन थी, एग्जीबिशन के शटर्स डाउन थे, लॉक लगे हुआ था। पुलिस की इंटरवेंशन के बाद वो लॉक हमने खुलवाया। पहली बात तो अभी 14 दिसंबर तक एग्जीबिशन है, तो लॉक होने का सवाल नहीं पैदा होता। जब हम जा रहे हैं पुलिस के साथ, तभी अचानक क्यों लॉक हुई? उसके बाद पहले उन्होंने एक फ्लोर की खोली, हम वहां देख कर आए, वहां पे वो पेंटिंग्स नहीं थी। फिर दूसरे फ्लोर की भी हमें उनसे खुलवानी पड़ी कि खोलिए, वो खोलने को तैयार नहीं थे। पहले तो कह रहे थे कि अभी ओनर नहीं है, तो उनका ये था कि ये लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन जब हमने पुलिस को बोला कि आप ये खुलवाइए, उन्होंने खुलवाया वो प्लेस। दोनों फ्लोर हमने जाके देखा, वो पेंटिंग्स पायल जी वहां पे थी ही नहीं, गायब, दे वर रिमूव्ड। तो आप कैसे लेंगी, कैसे सीज करवाएंगी पेंटिंग्स को? तो हमने फिर आज एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी, और उस एप्लीकेशन में लिखा कि 4 तारीख को मैंने विजिट किया, मैंने फोटोज ली, मेरे पास फोटोज है, स्टैम्प्ड है, उस दिन की डेट है 4 तारीख की। और एग्जीबिशन में दिल्ली आर्ट गैलरी की वहां पे सीसीटीवी फुटेज है, कैमरास लगे हुए हैं। तो 4 तारीख से आज तक की टिल डेट सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए कि मैं वहां पे 4 तारीख को पर्सनली मैंने विजिट किया, मैंने फोटोग्राफ्स ली, और उसके बाद आज तक कब वो फोटोज वहां से रिमूव हुई पेंटिंग, वो सीसीटीवी फुटेज में आ जाएगा इमीडिएटली। मैंने आईओ को बता दिया ये पर्टिकुलर वॉल थी, यहाँ पर वो पेंटिंग्स लगी हुई थी, तो सीसीटीवी फुटेज में आ जाएगा जब वो रिमूव कर रहे होंगे। तो आज तक की सीसीटीवी फुटेज हमने पुलिस को बोला कि निकलवाएं। अब पुलिस कितना इस पे एक्शन लेती है वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन अगर कल तक की डेट में पुलिस वो नहीं करती, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस वो सीज करवा सकती है। हो सकता है वो पेंटिंग्स आज रिमूव हुई हो सकता है वो जब हमने कल कंप्लेंट फाइल की तब रिमूव हुई हो सकता है कल कंप्लेंट के बाद जब हमने एक ट्वीट किया और दिल्ली आर्ट गैलरी को टैग किया, हो सकता है तब रिमूव हुई हो, हमें नहीं पता। लेकिन पेंटिंग तो थी, क्योंकि मेरे पास फोटोग्राफ्स है, मैं पर्सनली गई थी। जी। अच्छा अमिता जी, आप मुझे ये बताइए, आपको पुलिस पर विश्वास है? और आपको पता है ये दिल्ली आर्ट गैलरी वाले लोग कितने पावरफुल हैं, इनकी देखिए, कितनी जान पहचान है? मेरे को अपनी भारत की न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, और जो भी संवैधानिक मार्ग से जो भी मेरे पास लीगल रेमेडी है वो उसे हम अवेल करेंगे। तो पहला स्टेप यही होता है कि पुलिस में कंप्लेंट करना। अगर पुलिस सपोर्ट नहीं करती, पुलिस एक्शन नहीं लेती, तो कोर्ट हम जाएंगे। सबसे पहले हम लोअर कोर्ट जाएंगे, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएंगे, वहां से भी रिलीफ नहीं मिलता तो सेशन कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो आज के डेट में ये तो समझ में आ रहा है कि उनके मन में एक भय निर्माण हुआ और उन्होंने इमीडिएटली पेंटिंग्स रिमूव कर दी। तो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट उन्होंने किया, एविडेंस के साथ टेम्परिंग करी, तो इससे उनका डर ही दिखाई दे रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब पेंटिंग्स हटाना इज नॉट सफिशिएंट। जो बीएनएस सेक्शन 299 है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, वो तो हो चुका। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसकी जो पनिशमेंट है, वो तो आनी ही चाहिए लॉ के हिसाब से, और जो लॉ में रेमेडी है वो हम अवेल कर रहे हैं।
अमिता जी, जैसे नरेंद्र जी आप भी जवाब दे सकते हैं कि आप देखिए जैसे उपहार सिनेमा हॉल का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, इतने लोग, और कितने इंसिडेंट्स होते हैं, सर तन से जुदा का इंसिडेंट हुए हैं कितने, कन्हैया लाल जी को मार दिया है, उमेश कोहले जी को उनका भी सर तन से जुदा कर दिया, और कितने हमारे अंकित शर्मा है, उसको काट पीट के उसको नाली में फेंक दिया था, दिल्ली में नाली में फेंक दिया था आईबीएम जो थे ऑफिसर। आप बताओ, जब इन लोगों को सजा नहीं मिली तो ये धर्म का के लिए धर्म के अनादर करने के उस पे, नरेंद्र जी आप बताइए, आपको लगता है इनको सजा मिलेगी? इतने पावरफुल लोगों को सजा मिलेगी? जी जी, देखिए कैसा है कि वैसे तो ये लड़ाई सिर्फ ये आज की नहीं है, तो इसके पूर्व भी हमने ये लड़ी है। और पिछले अनेक वर्षों से हिंदू जन जागृति समिति टेलीविजन हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, विज्ञापन हो, इन सब के बारे में सरकार तक और न्यायालय तक हम इसका लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हिंदू होता है वो संवैधानिक मार्ग से लड़ता है, और इसलिए सरकार भी उसकी और विचार नहीं करती है। हम देखते हैं कि आज हमारे हिंदू देवी देवताओं का कितना अपमान होता है, और हमारे देश में कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि कोई तुरंत ऐसे एफआईआर दर्ज हो और उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। आज हम देखते हैं कि कितने सारे, अभी लक्ष्मी बॉम्ब नाम का सिनेमा बना, लक्ष्मी जी को बॉम्ब के नाम से जोड़ दिया गया था। पीके सिनेमा में आमिर खान ने इतने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। तो आपके माध्यम से, इस टेलीविजन चैनल के माध्यम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सरकार से भी अपील करते हैं, और मुझे अपेक्षा है कि अभी हिंदुत्ववादी सरकार केंद्र में आई है और अनेक राज्यों में भी आई है। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हलाल के लिए कानून बना है, जिस प्रकार से देश में लव जिहाद, जो पहले सरकार मान नहीं रही थी कि लव जिहाद अस्तित्व में है, आज अनेक राज्यों में लव जिहाद के लिए कानून बना है। कुछ राज्यों में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बना है, कुछ राज्यों में गौ हत्या बंद करने का भी कानून बना है। तो आने वाले काल में ये सभी मैटर्स हम केंद्र सरकार तक भी लेकर जाएंगे। हम इसके बाद में हम यहीं पे रुकने वाले नहीं हैं, हम तो संस्कृति कल्चरल मिनिस्ट्री तक जाने वाले हैं, और उनको भी ये बताने वाले हैं कि इस प्रकार की यदि प्रदर्शनी लगती है तो उस प्रदर्शनी को रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए। देश में किस प्रकार की प्रदर्शनी लगनी है, उस प्रदर्शनी से किस प्रकार के मैसेजेस जा रहे हैं। अश्लीलता, एक प्रकार से लोगों में अश्लीलता फैलाने का काम इस प्रदर्शनी से माध्यम से किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देवी देवताओं के तो नग्न चित्र है, और उसके साथ में महिलाओं के अनेक अनेक नग्न चित्र वहां पे बनाए हुए हैं, उसके भी फोटोज हमने कुछ लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं को इस प्रकार से चित्रित करना महिलाओं का अपमान है। तो क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये दिल्ली आर्ट गैलरी के नाम पर, क्योंकि दिल्ली आर्ट गैलरी कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, दिल्ली आर्ट गैलरी का एक बिजनेस है। तो ये क्या एक बिजनेस के लिए इस प्रकार से हमारी भारत की संस्कृति को इस प्रकार से अपमानित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए सरकार आगे नहीं आएगी? अवश्य आएगी। हम ये जो सरकार से इसको आह्वान करेंगे, और हम जल्द ही हम संस्कृति मंत्रालय को भी इसके बारे में अवगत कराने वाले हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पर भी देने वाले हैं। हम यहीं पर रुकने वाले जी, अमिता जी और नरेंद्र जी, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा काम, मतलब इसके लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए, और बहुत आप इतने, मतलब यू आर सो ब्रेव बोथ ऑफ यू, एंड आप डिटर्मिन्ड इतने हो कि आपके अंदर जो ग्रिट है ये कि नहीं, आपको इंसाफ चाहिए, मतलब आपको जस्टिस चाहिए, ये सब आप सब काम कर रहे हैं। पर मुझे अभी भी सिस्टम पे भरोसा नहीं है। आप बताओ, एक आयो दिल्ली आर्ट गैलरी के ओनर से मिलेगा, आपको भरोसा है कि वो आयो अपना काम ढंग से करेगा? आपको पता है कि वो दिल्ली आर्ट गैलरी वाले लोग मतलब प्रशासन में सबको जानते नहीं होंगे, और वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होंगे, क्योंकि ये आई थिंक इट इज इंडियाज बेस्ट आर्ट गैलरी, और ये यहाँ पे सारे अमीर अमीर लोग और बड़े बड़े लोग ही जाते हैं, और ये जो आर्ट है ये एक तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें भी बहुत यूज होता है। तो अमिता जी, आपको क्या लगता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है? ये पेंटिंग्स आई कैसे इनके पास? बहुत बड़ा एक प्रश्न निर्माण होता है कि 2011 में, जून 2011 में एमएफ हुसैन की डेथ हुई है, और आज इतने वर्ष के उपरांत अब 2025 में ये पेंटिंग्स आई, तो ये कहाँ से पेंटिंग आई आई? कहाँ से? यानी हुसैन तो नीचे आया नहीं, और उन्होंने तो पेंटिंग बनाई नहीं, तो ये आई कहाँ से पेंटिंग? इनके नाम पे ये फिर से ग्लोरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाए? तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, सरकार ने करनी आवश्यक है। नहीं, और नरेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि जब एमएफ हुसैन यहाँ से भाग गए थे, कतर भाग गए थे, तो आप मुझे ये बताओ कि उनकी पेंटिंग्स किसके पास थी? तो यहाँ पे जो पेंटिंग थी, तब पुलिस ने सीज नहीं करी?
नहीं, उसके बारे में हमें जानकारी अभी तो नहीं है। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, आपको विश्वास है पुलिस पर? आपको उस तो आयोग पे देखिए, विश्वास है जो इसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करेगा? सच्ची बताइए, नहीं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, आपको विश्वास है उस आयोग पे जो ये इसकी इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा? देखिए, हमें दिल्ली तो आर्ट गैलरी आयोग पर हमें विश्वास तो है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है दिल्ली पुलिस पर, कि हमें आशा है कि वो इसके ऊपर योग्य कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए तो हम पुलिस के गए ना। अगर हमें विश्वास ही नहीं होता पुलिस के ऊपर, तो हम वो कार्य करते कि जो पुलिस की जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर आप देख वर्तमान लीजिए, की जो व्यवस्था है, वर्तमान की जो व्यवस्था है उसके ऊपर विश्वास रखकर कि हम ये कार्य, और ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार कर रहे हैं, इसके पूर्व भी हमने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई में इस प्रकार की उनके डेथ के उपरांत भी बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी थी, तो हमने उसकी कंप्लेंट्स दी थी और वहां पर ये प्रदर्शनी हमने रुकवाने का काम किया है। उसी के साथ में मुंबई के नेहरू प्लानिटेरियम में एमएफ हुसैन के जीवनी पर एक नाटिका बनाई गई थी। हमने वहां पर भी विरोध किया और उसको रुकवाने के लिए हमने प्रयास किए थे। तो इसके लिए, और कानूनी मार्ग से हम पिछले 20 सालों से अनेक अभियान ले रहे हैं और उसमें हमें यश मिला है। कानूनी मार्ग से यश नहीं मिलता ऐसे नहीं है, प्रयास करने की आवश्यकता है, थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ता है, शॉर्टकट नहीं है। अमिता जी, मैं ये क्वेश्चन नरेंद्र जी से 2 बार पूछ चुकी हूँ और उन्होंने बहुत घुमा कर बड़ी डिप्लोमेटिकली आंसर दे दिया है। और उन्होंने पूरी बात घुमा दी है, नहीं जी अगर हमें विश्वास नहीं होता पुलिस पे तो हम जाते क्यों, प्रशासन पे विश्वास नहीं होता तो हम उन्हीं के पास क्यों जाते। पर आप मुझे बताओ, इंद्राणी मुखर्जी का केस ले लो, आप सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लो, वो दिशा का केस ले लो, कितने केसेस हैं इस, आप बताओ जेसिका मर्डर केस देख लो, कितने केसेस हैं, सारों में कितना सब घपल भपल हुआ। और कहीं ना कहीं वो ये जो आरुषि मर्डर केस हुआ था, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने सारा मैसअप तो किया है, इस चीज से हम भाग नहीं सकते। तो आपको कितना विश्वास है कि एक आयोग ये दिल्ली आर्ट गैलरी के ओनर के पास, जो इतने अमीर हैं, उसके पास जाएगा और आपका काम करेगा? वो बताइए आप। देखिए भाई, मैं इतना ही कहूंगी इसके ऊपर, मैं किसी स्पेसिफिक आयोग के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी। मैं इतना ही कहूंगी कि एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर एक उंगली छोटी है तो दूसरी उंगली बड़ी भी होती है। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है, उनको 10-10 साल की सजा हुई है। 10 साल तो कुछ भी नहीं, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है। तो वो किसने किया? वो भी पुलिस ने ही किया था ना, उनको भी अरेस्ट पुलिस ने ही किया था। तो मैं यही कहूंगी फिर से कि एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और हमें ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि हमारे जो भी काम है वो ईश्वर स्वयं करेंगे। हमें सिर्फ अपना जो क्या बोलेंगे, जो कर्तव्य है वो निभाते कर्म जाना है, करना है। कर्म करते हैं जी। तो मैं ये नेगेटिव सोच के नहीं चलूंगी कि ये आयोग करेगा कि नहीं करेगा, वो आयोग करेगा कि नहीं करेगा। सत्य की जीत होनी ही होनी है, इतना मुझे पता है। नहीं, पर कितनी बारी होता है, जैसे ये जो आपकी कंप्लेन है और ये जो इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, जो किया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट में क्या क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, कैसे दिखाया गया है, क्या दर्शाया गया है, उसके मुताबिक ही केस लड़ा जाएगा। नहीं, तो अगर हम चार्जशीट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जाए। हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुई है। और जैसे अभी नरेंद्र जी ने बताया कि 2007 और 2008 में एमएफ हुसैन के अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर और केसेस हुए थे, तो वो भारत से भागा था ना। क्यों भागा था? अगर पुलिस अपना काम ना करती तो वो आराम से भारत में ही बैठता ना, पर उसको भागना पड़ा। किसके डर से? पुलिस के डर से, कानून के मेरे डर को नहीं से लगता वो वो भागा। अमिता जी पुलिस के डर से भागा, वो अपनी जान बचा के भागा। बिकॉज एक हिंदू बहुत क्रोधित थे उस टाइम, वो बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, तो आई थिंक वो जान बचा के ज्यादा भागे लगते हैं, या पुलिस के डर से तो नहीं भागे। जी नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। जी हाँ, नहीं वो इसलिए भागा क्योंकि पूरे देश भर में अलग अलग हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू जन जागृति समिति भी थी, और सभी ने मिलकर 1250 जगह पर शिकायत दर्ज की थी। तो वो कहाँ कहाँ भागता, वो महाराष्ट्र जाता, केरल जाता, कहाँ कहाँ जाता। तो उसको इतनी सारी केसेस हो गई थी, तो इसके कारण उसको समझ में आया, उसने तो एक पिटीशन भी लगाई थी कि उसकी केसेस जो है पूरी दिल्ली में एकत्रित की जाए। अमिता जी उसके बारे में आपको अधिक बताएंगी भी। तो वो कानून के डर से ही भागा है। हिंदुओं ने तो उसको धमकी दी नहीं थी, क्योंकि हिंदुओं की
वो ये नहीं है कि हम सारी तरह से जो है कि हम नारे देते हैं। हमारे तो हिंदू जो है वो संवैधानिक रूप से हमने सब किया था, पर 1250 जगह पर शिकायत हुई थी, तो उस डर से उसको लगा कि अगर मैं जितना भी मैं करूंगा तो मुझे हर जगह पे घूमना पड़ेगा, तो उसके लिए वो भारत से भाग गया। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि आज भी ठीक है, आपने जिस प्रकार से बताया कि बहुत सारे केसेस हैं कि जिसमें पुलिस मैसअप कर देती है, ये सत्य ही भी है कि आज बहुत सारे प्रश्न जो है पुलिस पर उपस्थित होते हैं, न्याय यंत्रणा पर भी उपस्थित होते हैं। आजकल तो लोग न्यायालय के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हैं, तो क्या हम न्यायालय को जाने को छोड़ दें? तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो वर्तमान जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में लेकर हम किस प्रकार से हमारा न्याय जो है हम मांग सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, और उसमें कैसी तरह से बदलाव कर सकते हैं ये जागृति करने की आवश्यकता है। सरकार पर दबाव, हम अभी लोग कहते हैं कि आप वोट डालिए वोट डालिए। एक ही चीज लास्ट बताता हूं मैं कि आपको वोट डालनी चाहिए। मैं कहता हूं सिर्फ सरकार चुनकर कुछ नहीं होता, चुनी हुई सरकार से काम करवा कर लेना ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अमिता जी मेरा आपसे सवाल है ये करके, आप बताइए ये पेंटिंग्स यहाँ आई कैसे? ये तो पायल जी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये पेंटिंग्स यहाँ आई कैसे? कहाँ से निकल आई दोबारा? यही हमारा सवाल है, यही हमारा प्रश्न है कि वो पेंटिंग्स, उस पर्सन की पेंटिंग जिसकी 2011 में डेथ हो गई, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो कानून के डर से, केसेस के डर से वो भारत छोड़ के कतार भाग गया। हमें ये भी नहीं पता कि जब वो भागा था तो अपनी पेंटिंग साथ लेके भागा था या पेंटिंग्स यहीं छोड़ के भाग गया था। तो और आज 2024 में जो उसकी पेंटिंग फिर से डिस्प्ले हो रही है, एग्जीबिशन लगाई जा रही है, तो वाकई वो क्या जेन्युइन पेंटिंग्स है वही एमएफ हुसैन ने जो बनाई थी, या कोई उसकी डुप्लीकेट या फेक पेंटिंग्स है? ओके। तो इट कैन बी, इट कैन इन्वॉल्व द फाइनेंशियल, क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल वो भी हो सकता है ग्राउंड। नहीं, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बन सकता है? बन सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस हैज टू डू द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे 22A विंडसर प्लेस में एग्जीबिशन लगी, वो जगह कौन ओन करता है, परमिशन किसने दी एग्जीबिशन की, दिल्ली आर्ट गैलरी के पास पेंटिंग कहाँ से आई, उसका एमएफ हुसैन से क्या रिश्ता है, क्या लेना देना है। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि पेंटिंग्स कहीं से आई तो हैं, और आपकी वाली बात की फेक है कि जेन्युइन है वो भी नहीं पता है। वो भी नहीं पता, फ्रॉड है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो विंसर प्लेस जिनका होटल है, ये जो जिनकी ये गैलरी है, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, दैट हॉल, तो उनके ऊपर भी केस बन सकता है कि उन्होंने ऐसी पेंटिंग्स लगाने क्यों दी? देखिए उनके ऊपर ही अभी तो प्राइमा फेसाई हमारी नजरों में तो वही है, दिल्ली आर्ट गैलरी, क्योंकि बैकग्राउंड तो हमें पता नहीं है कि दिल्ली आर्ट गैलरी के पास एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स कहाँ से आई। एमएफ हुसैन तो आज की डेट में अलाइव नहीं है, तो एमएफ हुसैन के ऊपर तो कोई एक्शन हो नहीं सकता। तो उनकी पेंटिंग जो बेच रहा है, जो एग्जीबिशन लगा रहा है, जो परमिशन दे रहा है एक क्रिमिनल की पेंटिंग, तो एक्शन तो उनके अगेंस्ट ही बनेगा। नहीं, पर विंसर प्लेस वाले लोगों ने देखा नहीं कि हिंदू देवी देवताओं की कैसी मतलब पेंटिंग्स लगाई हैं, अपमान किया इतना हिंदू देव, तो वही मैं उनके कह रही ऊपर भी केस हूँ, बनता है? बिल्कुल बनता है, वही मैं कह रही हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस कि जो वेदर दिल्ली आर्ट गैलरी ओन्स द पेंटिंग्स या वो सिर्फ स्टोरेज के पर्पस से वो प्लेस यूज किया गया है या डिस्प्ले के पर्पस से प्लेस यूज किया गया है। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये कितने दिन में आपको लगता है पुलिस आपको ये कार्य करके देगी? हम तो कब तक वेट करेंगे अगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया, बिकॉज ये सबसे बड़ी बात है के फोटो, और आज हमने जाके देखा तो वो पेंटिंग्स गायब है। तो ये तो क्लियर है, क्लियर केस ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल ऑफेंस। जहाँ पे ऑफेंस हुआ वहीं छेड़छाड़ कर दी एविडेंस से। ओके, समझ गई। तो हम एंड ऑल द पेंटिंग शुड बी सीज्ड सो दैट फ्यूचर में वो यूज ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आप दोनों कार्य कर रहे हैं उसका बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। मैं बहुत सारे हिंदू जो सच्चे हिंदू हैं, नॉट हीनोज, जो सच्चे हिंदूज हैं, उनकी तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। और ये लड़ाई में हमारी जो मदद चाहिए आपको, हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।